बच्चे लास्ट टाइम हमने जो हेस लॉ के न्यूमेरिकल्स किए थे उसी के अंदर अगर किसी का डाउट है तो बताओ। मैं पहले इस क्वेश्चन से एक बार स्टार्ट करा रहा हूं आज का टॉपिक। अपने पास है कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अपने पास देखो यहाँ पे डेटा के अंदर गिवन क्या क्या है। मिथेनॉल प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सीधा सा कंबशन ऑफ मिथेनॉल गिवन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की एक इक्वेशन गिवन है, उसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। हाइड्रोजन की कंबशन गिवन है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ बेसिकली क्या होएगा वाटर। इसके लिए हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस गिवन। हमें निकालना क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इट मिथेनॉल। अब अगर मुझे मिथेनॉल की फॉर्मेशन चाहिए तो एक चीज तो क्लियर है, मिथेनॉल किस साइड होना चाहिए बच्चा हमारे पास, प्रोडक्ट की साइड, है ना। अगर मिथेनॉल बनाना है तो मुझे कार्बन भी चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, है ना। ये दोनों आपस में प्लस हों और एज अ प्रोडक्ट मिथेनॉल बनना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, इसमें किसी को दिक्कत है। अगर मेरे को मिथेनॉल बनाना है तो सबसे पहले देखो अपने पास रिएक्शन कौन सी चलेगी। पहले काम करते हैं, जो जो रिएक्शन है वो बताते जाओ बच्चा। CH3OH plus 3/2O2 gives CO2 plus 2H2O। ठीक है, और इसमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा HR1 मान लेता हूँ अभी। ठीक है, जो भी वैल्यूज होंगी, हाँ जो भी वैल्यू होगी वो लिख लेंगे, बाद में कर देंगे इसे। और ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा HR2 लिख लेते हैं, और इसकी भी वैल्यू कुछ गिवन है। और हमारे पास गिवन है हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स वाटर, और इसके लिए भी कोई इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 3 गिवन है। मान लेते हैं तीन वैल्यूज, मानना क्या ये गिवन है क्वेश्चन में। हमें बोला गया वी हैव टू फाइंड आउट वी हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। अब अगर मुझे मिथेनॉल की फॉर्मेशन करानी है तो देखो होगा क्या, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मिथेनॉल इन्हीं तीनों चीजों से मिलेगा, है ना। मिथेनॉल के अंदर अगर मुझे फॉर्मेशन करानी है तो ये CH3OH ऐसे ही फॉर्म होगा अगर ये चीजें रिएक्ट करेंगी। बैलेंस कर लेते हैं, एक कार्बन है, एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, है ना। सॉरी 3 नहीं है बच्चे, 4 हाइड्रोजन है, 3 + 1 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ क्या है 2, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी को दिक्कत, बैलेंस है ना। अब मेरे लिए ये जो इक्वेशन आ गई है ये क्या आ गई है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है कि नहीं, इसी से हमारे पास मिथेनॉल की फॉर्मेशन दिख रही है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुझे चाहिए हैं किस साइड में, रिएक्टेंट के साइड में। तो अगर मैं इन दो रिएक्शन की बात करूं, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, क्या कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को आपस में प्लस करता हूं, इसका नाम इक्वेशन 2 है, इसका नाम इक्वेशन 3 है, तो क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अगर मैं डायरेक्ट ऐड करता हूं तो उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम रहेगी, क्या, कार्बन वाला तो ठीक है, एक कार्बन चाहिए, एक कार्बन चाहिए, पर हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2, अपने पास तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो पहला हमारा क्या काम है कि मैं डायरेक्ट ऐड करने से पहले नंबर ऑफ मोल्स को इक्वल कर लेते हैं। कैसे करें, ये जो इक्वेशन 3 है इसको मैं क्या कर लेता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 3। तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी। तो ये क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2 gives 2H2O एंड ट्वाइस ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को अब ऐड कर देता हूं, अब इस वाली और इस वाली इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास बनेगा क्या, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। यही है हमारे पास, क्या था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन प्लस इसका क्या बना, मतलब अपना सीधा सा ऑक्सीजन, और इस साइड में क्या आ रहा है बच्चा, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ट्वाइस ऑफ वाटर। किसी को इसमें दिक्कत,
ठीक लिखा है सब कुछ, है ना, क्रॉस चेक करते रहना बिल्कुल जायज है ये। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ भी एक O2 था, यहाँ भी एक O2 है, O2 O2 हो गया, ट्वाइस ऑफ O2 आ गया, C प्लस 2H2 प्लस 2O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, यहाँ तक आ गया। और हमारे पास एंथैल्पी की वैल्यू क्या आ गई, 2 डेल्टा HR1 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा HR2, ये आ गई। अब मेरे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें मुझे मिथेनॉल चाहिए, किस साइड में, प्रोडक्ट की साइड में। अपने पास जो गिवन डेटा है उसके अंदर मिथेनॉल रिएक्टेंट की साइड में, तो मुझे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की साइड भेजना है, तो मैं इन दोनों के सम में से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दूं, है ना, समझ में आ रही है बात। मैंने क्या किया, एडिंग इक्वेशन दिस एंड दिस एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, क्योंकि मेरे को देखो जब मैं मिथेनॉल चाहिए भी मुझे, उसका कोफिशिएंट 1 है, ऑलरेडी यहाँ 1 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं डायरेक्ट इसमें से माइनस करूंगा तो क्या आएगा, माइनस CH3OH माइनस 3/2O2, और इस साइड में ये किस साइड है बच्चे, ये रिएक्टेंट की साइड है, और प्रोडक्ट की साइड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। ऐसा हुआ कि नहीं, इनको माइनस करना है। किसी बच्चे को दिक्कत इसमें, ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वाला तो प्रोडक्ट के साइड में कैंसिल ही हो गया, हाँ वो भी कर लेते हैं, और इसके अंदर माइनस डेल्टा HR1, यही होगा। बात समझ में आई है, किसी को दिक्कत है इसमें, हरमन पता चल रहा है बच्चे। तो अब देखो जरा, कार्बन प्लस 2H2 2O2 माइनस 2O2 माइनस 3/2O2, एलसीएम लेना है इसका, और ये जो माइनस 3CH3OH है, इस माइनस को मैं अगर उस साइड भेज दूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बनेगा कि नहीं, बन गया। ये माइनस रिएक्टेंट से उठा के प्रोडक्ट की तरफ भेजा तो पॉजिटिव आ गया, कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, एलसीएम लेना, 2 2 4 4 माइनस 3 1/2, कार्बन प्लस ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1/2 ऑफ ऑक्सीजन गिव्स मिथेनॉल। यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी कि नहीं, और यही सारा जो हमने इक्वेशंस के साथ किया वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस के साथ कर रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में क्या है, एंथैल्पी ऑफ HR1 की वैल्यू क्या थी बच्चे हमारे पास, देखना जरा, HR1 की वैल्यू हमारे पास थी जो फर्स्ट रिएक्शन था, है ना, सॉरी यहाँ HR2 और 3 होगा, ये मैंने इक्वेशंस में थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ये HR2 HR3 HR1 ऊपर वाले का नाम है, 2 और 3 है बेटा, ये HR2 HR3 और ये HR1। अब ठीक है, ये मैंने इक्वेशंस लिखते हुए थोड़ा सा बस उल्टा पुल्टा कर दिया होगा, ये बात समझ में आ रही है ना, लेकिन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को इसमें इश्यू तो नहीं आया। तो डेल्टा HR2 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है बच्चे, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन होंगी, खुद नहीं सोचना है, ये वैल्यूज गिवन होंगी, अगर निकालना होगा तो कुछ और गिवन होगा। तो देखना बच्चे, बताना, डेल्टा HR2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाली की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, -393 किलो जूल पर मोल, प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा HR, वो कौन सा, हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन वाले की एंथैल्पी कितनी गिवन है हमारे पास, -286, तो ट्वाइस ऑफ -286 बना कि नहीं, और इनमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, डेल्टा HR1 कार्बन प्लस ये जो अपना सॉरी CH मिथेनॉल वाली थी, मिथेनॉल प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसकी वैल्यू क्या थी, -726 किलो जूल पर। इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस माइनस ये सॉल्व करके अब तुम कर ही लोगे जो भी होगा, समझ में आ गई है। ये हमारे पास किलो जूल पर मोल के अंदर नेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाती है, किसी को इश्यू तो नहीं है बच्चा, सिंपल समझ में आ रहा है। इस तरीके से ही सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, दिख रहा होगा कि मैथ से ज्यादा तो लॉजिकल रीजनिंग जैसा ऐसा है होगी पक्का। ज्यादातर क्या होता है ना, देखो दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक कि बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जिसकी फॉर्मेशन तुम्हें पता ही ना हो, ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस होती है, वरना हमेशा ऐसा आएगा। अगर बहुत टफ वाला कुछ दे दिया है तो उसकी इक्वेशन वही क्वेश्चन में मिल जाएगी, ध्यान देना, हमेशा फॉर्मेशन वही मिल जाएगी। और तुम्हें फिर भी लगे ना कि नहीं मुझे तो इक्वेशन आती नहीं फॉर्म करानी, तो खुद देखो, ये मुझे प्रोडक्ट की साइड चाहिए, बाकी सारा कुछ रिएक्टेंट के साइड होना चाहिए कि नहीं, तो उस तरीके से डेटा के साथ पंगे लेके समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ज्यादातर होता है ऐसे कंडीशंस में हमें इक्वेशन गिवन होती है, जो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ये पूरे सॉल्व करोगे अगर किए होते जो करने थे पिछले लेक्चर के बाद, तो ये तुम्हें ऑलरेडी पता होता कि क्वेश्चंस किस टाइप से है।
ठीक है। अब देखो बच्चा, अब हमारा आज का टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से शुरू करते हुए और फिर बॉर्न हेबर साइकिल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर, वहां तक हम पहुंचते हैं। पहले एक बार शुरू करते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से। The enthalpy change, that is heat, evolved or absorbed when 1 mole of anhydrous salt combines with the required number of moles of water to form hydrated salt। क्या बोले भाई, कोई अनहाइड्रस का मतलब जिसके अंदर वाटर कंटेंट नहीं है, वो जब पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो उस वक्त जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी या अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या सिंपल हाइड्रेशन एंथैल्पी। जैसे ये है कॉपर सल्फेट है, वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O आ गया, तो इस वक्त हीट एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है 78.2 किलो जूल विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्सोथर्मिक एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एनर्जी रिलीज हुई है जब कॉपर सल्फेट ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर है? तो इस एंथैल्पी को क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है। फिर है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इट इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a substance dissolve in a specific amount of solvent at constant temperature and pressure। enthalpy of solution। solution क्या होता है बेटा, जब दो चीजें आपस में घुल जाती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाएंगे। तो क्या बोला है, एक ऐसा एंथैल्पी चेंज जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सब्सटेंस मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट। जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट किसी गिवन सॉल्वेंट के अंदर घुल जाए, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन सॉल्वेंट के अंदर घुल जाए, उस घुलते हुए वो एनर्जी रिलीज करेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो अलग कहानी है। जो भी वो एनर्जी का एक्सचेंज करेगा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर बात है ये? अब अपना टॉपिक आता है बच्चा लेटिस एंथैल्पी। देखो लेटिस एंथैल्पी क्या होती है या बॉर्न हेबर साइकिल से हम इसे निकालते कैसे हैं। पहली बात तो एक बात करते हैं, लेटिस क्या है। देखो लेटिस किसी और चीज का नाम नहीं होता, बेसिकली आयनिक बॉन्ड के कंपाउंड से ही लेटिस फॉर्म होता है। लेटिस एग्जैक्टली होता कैसा है, जैसे क्रिस्टलाइन लेटिस है या कोई भी लेटिस सिंपल आयनिक कंपाउंड की तरह फिलहाल ट्रीट करके चलते हैं, या कोवेलेंट बने या आयनिक बने, कोई कंपाउंड है वो आपस में जुड़ रहा है, जुड़ के जो बनेगा वो लेटिस बनता है, एक जो स्ट्रक्चर बनाता है वो लेटिस बनता है। अब मैंने कहा आयनिक कंपाउंड है, पहले आयनिक है तो सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बनाता है, सबको पता है। NaCl की फॉर्मेशन है, Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl। अब याद करो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये वर्ड था कि नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मेरे पास सोडियम मेटल है, वो सॉलिड फॉर्म में, गैसियस मेटल तो है ही नहीं वो। और अगर वो सोडियम मेटल है, मान लो मेरे हाथ में कितना सा पीस रखा हुआ है सोडियम का, क्या वो एक एटम है, वो तो बहुत सारे एटम है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स है। इनफाइनाइट कहो या नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू हम निकाल तो सकते ही है कितने, लेकिन हमारे हिसाब से सिंपल गिनती से तो इनफाइनाइट ही है वो। तो इतने सारे सोडियम एटम्स में से किसी एक एटम को मैं निकालूं कैसे, क्योंकि सारे एटम्स इकट्ठे रिएक्ट नहीं कर रहे। हम पहले बात कर रहे हैं एक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहले वो उस एटम को आयनाइजेशन वाली औकात तक पहुंचाओ, तो वो कब पहुंचेगा, वो तब पहुंचेगा जब पहले वो एक एटम इतने बंच ऑफ एटम्स में से अकेला निकले, और फिर निकलने के बाद वो गैसियस फॉर्म में आए। अब वहां पे एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। समझ में आ रही है बात? तो आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ तब काम करती है जब एटम गैसियस स्टेट में था, लेकिन एटम को गैसियस स्टेट तक पहुंचाने तक की भी तो एनर्जी चाहिए कि नहीं। सिमिलरली क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने को पता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द नॉन मेटल। अब जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो बताओ Cl2 है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, अपने को पता है। Cl2 ऑलरेडी स्टेबल कंपाउंड है, एक अच्छा खासा मॉलिक्यूल है, वो क्यों ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। मैं क्लोरीन आयन तो दे नहीं सकता सीधा, हमारे पास तो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस में Cl2 के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर रिएक्शन प्रोसीड कराना है NaCl के साथ, पहला काम क्या होना चाहिए, जो Cl2 है वो डिसोसिएट करके Cl में ब्रेक करे, अकेले एटम में होनी चाहिए। अब वो अकेला एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव बनाएगा। अब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंबाइन करके NaCl बनाएंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो अब स्टेप्स समझाता हूं। देखो
सबसे पहले जो मेरे पास ये रिएक्शन गिवन है, क्या है बच्चे अपने पास, Na सोडियम, बेसिकली Na जो हमारे पास सोडियम है इन सॉलिड फॉर्म, combines with Cl2 gas, releases the enthalpy minus 411.2, that is this is enthalpy of formation of NaCl, तो NaCl फॉर्म हो जाता है। लेकिन ये सीधा रिएक्शन ऐसे प्रोसीड नहीं करता, ये कैसे करेगा, पहले ये सोडियम जो सॉलिड फॉर्म में है इसकी सब्लिमेशन होगी, सब्लिमेशन होगी तो ये क्या बनाएगा, ये गैसियस फॉर्म में पहुंचेगा। और असल में तो सीधा सॉलिड फॉर्म में भी एटम की बात कर रहे हैं, पहले तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लगती है। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जो इतने सारे सोडियम एटम्स इकट्ठे हैं, पहले मुझे एक एटम को अलग करना पड़ेगा, तो ये जो मेटालिक बॉन्ड में एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं उसको ब्रेक करना है, एक एटम आ गया, दिस इज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब यहां इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बाद एक अकेला सोडियम एटम है, सॉलिड फॉर्म में, इसको मैंने दी हीट एनर्जी दी तो सब्लाइम होके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सब्लिमेशन पता है, सॉलिड टू डायरेक्टली गैसियस। तो अगर सॉलिड से गैस में पहुंचाना है तो मुझे कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज 108.4, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। आ गया। अब गैसियस फॉर्म में पहुंचने के बाद अब आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, तो 495.6, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच वी हैव टू सप्लाई टू सोडियम एटम टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन। उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करा तो Na पॉजिटिव बन गया, अब ये रेडी है रिएक्शन के लिए। सिमिलरली जो क्लोरीन है Cl2, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देनी पड़ेगी, क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है उसको तोड़े, या बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कह लो, वो बॉन्ड टूटा तो ये क्या बन गया, Cl अकेला। अब Cl क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आ गई और Cl नेगेटिव मिल गया। अब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके NaCl बनाएंगे और लेटेस्ट इंथैल्पी आएगी। समझ में आई है, पता चला है बच्चा, स्टेप्स का लॉजिक समझ में आया। अब देखो पहले क्या हुआ, ये जो रिएक्शन था, पहले सोडियम ने Na गैसियस में कन्वर्जन करवाई सब्लिमेशन के लिए, इतनी एनर्जी, क्लोरीन इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के थ्रू क्लोरीन गैसियस में आया, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या डिसोसिएशन इतनी वैल्यू, Na आयनिक आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रिलीज कराया, आयनाइजेशन इंथैल्पी आ गई, ठीक है। फिर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आ गई, तो टोटल एनर्जी क्या आएगी, इन सारी वैल्यूज का सम। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके इक्वल आएगा, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, हाफ ऑफ इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फॉर क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फॉर क्लोरीन, प्लस लेटेस्ट इंथैल्पी, प्लस लेटेस्ट इंथैल्पी। दिस entire the sum of the all these energies is equal to enthalpy of formation। समझ में आ गई ये बात, पक्का। तो यहां से अगर मेरे पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो मैं लेटेस्ट इंथैल्पी निकाल सकता हूं जो इसके इक्वल आएगी। अब लेटेस्ट इंथैल्पी फिर क्या हुई, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थी सोडियम जो सॉलिड फॉर्म में, क्लोरीन जो Cl2 की फॉर्म में रिएक्ट करके रिएक्शन करा रहा था, वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था। लेटेस्ट क्या था, कैटाइन और एनाइन कंबाइन होके जो एनर्जी रिलीज कर रहे थे, ध्यान से दिख रहा है ना। जो लेटेस्ट एंथैल्पी है वो सीधा यहां से शुरू होती है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से। तो अगर मेरे को लेटेस्ट ब्रेक करना है तो मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं देनी, मुझे क्या देनी है, लेटेस्ट एंथैल्पी। एक कैटाइन और एनाइन का बॉन्ड तोड़ना है, सिर्फ आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो लेटेस्ट एंथैल्पी दे तो टूट जाएगा, मुझे उसे सॉलिड और गैसियस से तो कोई लेना देना ही नहीं। अब तो अगर मुझे लेटेस्ट एंथैल्पी निकालनी है तो क्या करो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में से इन सारी वैल्यूज का सम माइनस कर दो। डन है, कंसेप्ट समझ में आ गया। इसी के बेसिस पे इस बॉर्न हेबर साइकिल इसी को कहते हैं, और इसी के बेसिस पे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ अलग नहीं है, डिट्टो सेम हमारे पास हेस लॉ वाले न्यूमेरिकल है। जैसे कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर क्लोराइड आयन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या है, हाफ ऑफ हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑफ क्लोरीन गिव्स HCl, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन HCl के लिए गिवन है HCl प्लस वाटर गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन, ये रिएक्शन गिवन है और उसके लिए एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन भी गिवन है। तो मैं अगर इन दोनों रिएक्शंस को प्लस कर दूं तो HCl कट जाएंगे कि नहीं, और H2 प्लस Cl2 प्लस वाटर गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनेगा। हाफ ऑफ H2 प्लस हाफ ऑफ Cl2 प्लस वाटर गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, हुआ कि नहीं, बना ना। वापस से देखो बेटा, हमारे पास हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव HCl था, HCl प्लस वाटर गिव्स H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव है। हमें क्वेश्चन में बोला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, ये निकालना है। गिवन डेटा से मैंने इन दोनों को प्लस करा, HCl कट गया।
हाफ ऑफ हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑफ क्लोरीन प्लस वाटर गिव्स H3O प्लस Cl नेगेटिव। यही हुआ। वैसे भी सोच के देखो, HCl को अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटता है। H पॉजिटिव वाटर में है तो वो H3O पॉजिटिव लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस इंथैल्पी ऑफ फ्लोरेशन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। यही बात बनी कि नहीं? हमारे पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H3O, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये अपना Cl नेगेटिव माइनस, क्योंकि यही हुआ ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें अगर ओवरऑल निकालना है तो प्रोडक्ट्स की इंथैल्पीज में से रिएक्टेंट्स वाली इंथैल्पीज की फॉर्मेशन को माइनस कर दो। अब समझना जरा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 0, जो अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है। Cl2 0 एलिमेंट्री स्टेट में है। H2O 0 एलिमेंट्री स्टेट समझते हो ना, जब वो अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म यही होता है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो एलिमेंट्स होते हैं ये। तो जब कोई अपनी एलिमेंट्री स्टेट में, तो उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या रहेगी? 0। H3O पॉजिटिव की 0। ये सारी वैल्यूज जब हमने यूज करके डाली तो हमारे पास यहाँ से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन निकल आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन करके देखेंगे, डाउट्स आएंगे बेटा। सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उनके लिए जो जैसे HCl के लिए गिवन थी, H3O के लिए गिवन थी, Cl नेगेटिव के लिए निकालनी थी इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। इन सारों के अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। जैसे H3O के लिए Cl नेगेटिव के निकालनी थी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन 0 है, Cl2 के लिए 0 है, वाटर के लिए 0 है, ये वाला तो सारा ही पार्ट हट गया। और डेल्टा H की वैल्यू हमने इन रिएक्शंस को ऐड करके निकाल ली थी, उसके साथ इक्वेट किया 168, ठीक है ना। 92 और 75 के हिसाब से इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस माइनस ऐड हुए, हमने एडिशन ही करी है दोनों रिएक्शंस की, तो प्लस करके माइनस 168 इधर आ गया। बाकी सबकी वैल्यू 0 प्लस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl नेगेटिव माइनस हाफ ऑफ 0 0 सॉल्व हुआ तो सीधा Cl नेगेटिव की माइनस 168 आई। क्लियर है? ये पक्का समझ में आ गया आरुष? पक्का ना? चलो अब है बेटा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में रहता है द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब भी क्या होता है? सॉलिड का फ्यूज हो जाना, बेसिकली मेल्ट डाउन हो जाना। उस वक्त जितनी अमाउंट ऑफ इंथैल्पी चेंज होगी when 1 mole of solid substance is converted into liquid। 1 mole of solid substance को अगर मैंने किसी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया तो मुझे हीट देनी पड़ेगी, दैट मच अमाउंट ऑफ हीट, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। मैं अगर सॉलिड को मेल्ट डाउन करना चाहता हूं लिक्विड में, तो पहले मैं जो हीट दूंगा उसको मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, वो इंथैल्पी नहीं, मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद अब मैं जितनी एनर्जी देता जाऊं कि वो मेल्ट डाउन होता रहे, समझ रहे हो? दैट इज इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये बात समझ में आई? क्योंकि अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। अब टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि अब जितनी मैं एनर्जी देता जाऊंगा वो सिर्फ बॉन्ड को डिसोसिएट करा के सॉलिड से लिक्विड बनाने में यूज होती रहेगी एनर्जी, एंड दैट इंथैल्पी इज इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? फिर है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सेम कहानी, इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगी। क्लियर है? यूज ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज टू कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। देखो जो हमने अभी एक न्यूमेरिकल किया था ऊपर, मैंने जो ओरली समझा दिया था, उसमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला था? सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। यही किया था कि नहीं इस न्यूमेरिकल में? ध्यान से देखो, यही किया था। सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। समझ में आई ये बात? तो इसी चीज को हमने यूज किया था जो मैंने यहां भी लिखा है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर बात है ये? अब जैसे H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके लिए आएगा? एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड, ये बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ब्रोमीन माइनस ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HBr। ठीक है? और इसमें ये ध्यान रखना जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी बॉन्ड एंथैल्पी से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर है बच्चा? पक्का? इसी के बेसिस पे ये सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है, कुछ बहुत टफ नहीं है, लेकिन एग्जाम में ये न्यूमेरिकल्स आएंगे तो प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में नहीं आएंगे तो पहले मैं इन्हीं के डाउट्स ले लूंगा। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास बच्चा आज का टॉपिक शुरू होता है अपना स्पॉन्टेनिटी। अब देखो स्पॉन्टेनिटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? स्पॉन्टेनिटी होता है अ फिजिकल और केमिकल चेंज दैट अकर्स बाय इट्स ओन
that is without the assistance of external source is called spontaneous process or natural process or feasible process or probable process. अब spontaneous का मतलब सरल भाषा में बताऊं तो होता क्या है बच्चा? अब देखो एक बात समझना जरा, मान लेते हैं मेरे पास मान लो ये बॉल पड़ी है, ठीक है, अभी मेरे पास बॉल है हाथ में, मैं इसको सिर्फ आगे को फेंक रहा हूं, ये नीचे क्यों गिर गई? ग्रेविटी की वजह से। अगर मैं ये कहूं कि ये अपने आप ऊपर आ जाते, क्या ये ऊपर आएगी? अगर मैं इस बॉल को यहां से छोड़ता हूं, ये खुद नीचे आ रही है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि नहीं? इसमें मैनमेड कुछ नहीं है, इसमें हमने अपनी ओर से कोई एफर्ट नहीं डाला। तो सिर्फ हद करके इतना हो सकता है कि अगर ये यहां रखा होता तो मुझे सिर्फ इनिशिएट करने की जरूरत थी और ये नीचे गिर जाता। इस तरह के प्रोसेस जो हमें अपनी ओर से एक्सटर्नल एफर्ट लगा के, एक्सटर्नल बैटरी लगा के, एक्सटर्नल इंजन लगा के कुछ नहीं कराना है, नेचुरल फिनोमेना से अपने आप हो जाएंगे। तेज होंगे स्लो होंगे बात की बात है। जैसे मान लो मुझे वाटर को बॉईल करना है, क्या अपने आप बॉईल हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन अगर मुझे इवेपोरेट कराना है तो इवेपोरेशन नेचुरल फिनोमेना, यहां पानी गिरा जाते हैं हम फ्लोर पे, हफ्ते बाद आएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ निशान मिलेंगे पानी के। क्यों? वो इवेपोरेट हो जाएगा, वो एक नेचुरल फिनोमेना। रेट ऑफ इवेपोरेशन में वेरी, पंखा चला जाऊंगा तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, हम पानी को फैला ज्यादा देंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा तेज हो जाएगा। लेकिन क्या इवेपोरेशन कराने के लिए हमें खुद से हीट देनी पड़ रही है? ऐसा नहीं है ना। एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से अप एंड डाउन हो सकते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन पे, लेकिन इवेपोरेशन एक नेचुरल फिनोमेना। इस तरह के प्रोसेस जो अपने आप हो जाएं विदाउट एनी एक्सटर्नल रीजन, एक्सटर्नल रीजन नहीं कहेंगे, विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब मैन मेड सोर्स, हम अपनी ओर से नहीं लगा रहे, उसके अंदर अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अ फिजिकल और केमिकल चेंज दैट अकर्स बाय इट्स ओन विदाउट असिस्टेंस of external source is called spontaneous process or natural process, feasible process और probable process। क्लियर है? अब क्या है? A spontaneous process is an irreversible process। जैसे अभी मैंने कहा ये बॉल मैंने नीचे गिराई, क्या ये नीचे से ऊपर आ सकती है? नहीं आएगी। अगर ये नीचे गिरी तो चली गई, लेकिन ऊपर उठ के नहीं आएगी। तो ये ऐसे ही इवेपोरेटेड जो वाटर है वो इवेपोरेट होकर चला गया, मैं कहूं कि वहीं लिक्विफाई होके आ जाए तो वो नहीं आएगा, है ना। Spontaneous process are of two types, spontaneous process which do not require any initiation। जैसे भी मैंने बॉल पकड़ी हुई थी, छोड़ दी सिर्फ, वो गया नीचे। लेकिन अगर वो बॉल यहां पर रखी हुई थी तो उसको मुझे थोड़ा सा तो आगे धक्का देना पड़ा, इनिशिएट करना पड़ा। सिर्फ ऐसे नहीं है रिएक्शन प्रोसीड कराए, सिर्फ उसको इनिशिएट कराए, बाकी रिएक्शन अपने आप खुद हो गया। तो दो तरीके के रिएक्शन है। पहला the spontaneous process which do not require any initiation and other is spontaneous process which initiation is required। ठीक है, जिसके अंदर हमें थोड़ा सा एक बार ही स्टार्ट करना पड़ेगा। वही पहाड़ पे रखा हुआ पत्थर है, रखा हुआ सदियों से, लेकिन मान लो किसी ने आगे हल्का फुल्का से छेड़खानी कर दी तो नीचे आ जाएगा, लैंडस्लाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनिशिएशन रिक्वायर्ड थी उसमें। अब डिक्रीज इन द एंथैल्पी इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। पहले ये देखो, अब इसके अंदर भी बात करेंगे, पहले एक बार इसको समझते हैं। ये डिक्रीज इन एंथैल्पी ये पहले माना गया था, इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा कुछ एडिशन हुई थी। पहले क्या बोला गया था कि डिक्रीज इन द एंथैल्पी इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। डिक्रीज इन एंथैल्पी का मतलब जितना रिएक्टेंट के पास एंथैल्पी है, हमेशा वो क्या कोशिश करेगा कि मिनिमम एनर्जी पे आए। ये पता है तुम्हें, हर चीज दुनिया की, ये बॉल थी, ये ऊपर से नीचे क्यों गिरी? क्योंकि ऊपर बहुत हाई पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये लो पोटेंशियल पे आना चाहती है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे सेटल होना चाहती है, क्योंकि जितनी एनर्जी रहेगी उतनी स्टेबिलिटी कम रहेगी। तो जितना कम एनर्जी लेवल पे आएगा उतनी स्टेबिलिटी हाई रहेगी। तो हर रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं, दे वांट टू हैव मिनिमम एनर्जी, दैट इज मिनिमम एंथैल्पी। जितनी एंथैल्पी कम होगी उतना ज्यादा वो स्टेबलाइज रहेगा। तो टू एक्वायर मिनिमम एंथैल्पी इन एंथैल्पी टू एक्वायर मिनिमम एंथैल्पी ड्यूरिंग द प्रोसेस, वो अपनी एनर्जी रिलीज करता हुआ किसी लोअर लेवल पे आएगा। तो हर बार क्या होना चाहिए? डिक्रीज इन एंथैल्पी इज द सोल क्राइटेरिया, क्योंकि ऊपर से उसके पास हायर एंथैल्पी से लोअर एंथैल्पी पहुंचना, एनर्जी रिलीज करता चले। तो इसका मतलब पहली बार तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए कि नहीं?
एक्सो ही होने चाहिए, हायर एनर्जी से लोअर है, जैसे बॉल नीचे गिरी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे गिरी तो उसने एनर्जी रिलीज कर दी अपनी काइनेटिक के फॉर्म में, तभी सरफेस पे ठप करके आवाज आई थी जब बॉल गिरी थी। अब है टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट दैट इज HR, टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट HP, और ये ओवरऑल रिएक्शन में प्रोसीड कर रहा था, दिस इज हीट इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन। ये ग्राफ समझ में आया बेटा? इस ग्राफ के अंदर क्या बोल रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट HR है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट HP है, तो HR माइनस HP इज द हीट इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन। क्लियर है? पक्का? किसी को दिक्कत है इसमें? पक्का ना? चलो, अब इसमें एक लिमिटेशन क्या है। अभी मैंने तुम्हें क्या बोला था, एक सिंपल एग्जांपल बोला था, इवेपोरेशन। मैं खुद ही समझा रहा हूं तब से स्पॉन्टेनियस का। तुम्हें बचपन में एक क्वेश्चन आता होता था, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। पता ही है, अगर गर्मी होती है, हम कहीं बाहर बैठे हुए हैं तो पानी छिड़क दो, पानी छिड़काव करेंगे तो शुरू में गर्मी से निकलेगी जमीन में से और उसके बाद ठंडक फील होती है। हम अगर कोई गीला कपड़ा पहन लेते हैं तो हमें ठंडक महसूस क्यों होती है? क्योंकि गीला कपड़े से जब पानी इवेपोरेट करता है तो वो कूल करता है। क्यों? क्योंकि वो इवेपोरेशन के लिए जो उसे हीट चाहिए वो हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अभी हमने क्या कहा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आना है तो एनर्जी रिलीज करते हुए होना चाहिए। बट अभी मैंने सबसे ज्यादा एग्जाम्पल में इवेपोरेशन करके ही समझाया है कि इट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो वो एक्सोथर्मिक होना चाहिए था, पर ये तो एंडोथर्मिक है ना? इवेपोरेशन इज एंडोथर्मिक, दैट मीन्स decrease in enthalpy may be the criteria for spontaneity, but it is not the only sole criteria। सिर्फ यही रीजन नहीं है स्पॉन्टेनिटी का, समझ रहे हो? एंथैल्पी, डिक्रीज इन एंथैल्पी मे बी द क्राइटेरिया इन सर्टेन केसेस। पत्थर गिरा, बॉल गिरी, सब समझ में आया, लेकिन ये यूनिवर्सली हर चीज के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा डिक्रीज इन एंथैल्पी ही रीजन हो स्पॉन्टेनिटी। क्लियर है? तो उसके पीछे और भी फैक्टर्स आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे। पहले यहां देखो, अभी अपने पास क्या है, लिमिटेशन ऑफ क्राइटेरिया ऑफ डिक्रीज इन एंथैल्पी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर आल्सो नोन टू अकर स्पॉन्टेनियसली, जैसे इवेपोरेशन एंडोथर्मिक है, वाटर लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाफ N2 प्लस ऑक्सीजन गिव्स NO2, और इसमें भी एनर्जी रिलीज हो रही है ना? एनर्जी रिलीज नहीं मतलब एनर्जी गेन कर रहा है। पॉजिटिव का मतलब यही होता है हीट एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड टू द रिएक्शन, और दोनों के दोनों स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है। रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन इवन दो डेल्टा H रिमेन्स नेगेटिव थ्रू आउट। कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जो एक्सोथर्मिक है, कॉन्टिन्यूसली हीट एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एंड तक नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट बच ही जाएगा उसमें। अगर स्पॉन्टेनियस थे तो खत्म होने चाहिए थे ना, तो कहीं जाके रिएक्शन रुक क्यों गया फिर? दूसरा, reversible reactions also occur. It may be concluded that the tendency to have minimum energy, that is minus delta H, may be the criteria for the process to be spontaneous, but it cannot be the only or sole criteria. Clear है? तो ये पता चल गया सिर्फ मिनिमम एंथैल्पी वाला केस नहीं है, कुछ और भी होना चाहिए इसके अंदर। हमने लिमिटेशंस अभी पढ़ी हैं, तो उसके लिए एक टर्म आती है यहाँ पे, एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या होती है? It is the measure of degree of randomness or disorderness in isolated system and is represented by S. Degree of disorderness, degree of randomness. The greater the degree of randomness, higher is the entropy. Entropy is a state function and it only depends on final and initial position, initial state. अब इसका लॉजिक समझना। मेरे पास ये बहुत सारे पेन हैं हाथ में, ठीक है? ये और भी बहुत सारी चीजें मैंने उठा ली हैं, मान लो इन्हीं को उठाते हैं एक बार, ठीक है? ये मेरे पास है, मैंने इन्हें गिरा दिया, रेंडमनेस बढ़ गई कि नहीं? ये अब जो रेंडमनेस बढ़ी है, मैं बोल रहा हूं इस रेंडमनेस को कम कर दो बिना एफर्ट डाले, हो सकता है? अब तो पॉसिबल ही नहीं, अब तो हो गया जो होना था, अब खलारा पड़ गया है ना, रायता फैल चुका है। अब रायता अगर मुझे वापस से समेटना है तो हमें एक्स्ट्रा ही एफर्ट डालना पड़ेगा। उस एफर्ट डालने के लिए मैं बोलूंगा जल्दी से पेन उठाओ, सारे तुम तो जरूर करके उठने शुरू हो गए, है ना, सारा झोलमोल फैलाना शुरू कर दिया, तो और ज्यादा रेंडमनेस बढ़ रही है।
तो एक बार अगर रेंडमनेस शुरू हो गई है तो वो रेंडमनेस बढ़ती ही चली जाएगी, कम नहीं हो सकती है। डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इंक्रीज ही करता जाएगा। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, वो कम नहीं होगी। एक बार गंद मच गया तो वो मच गया, उसको समेटने के लिए जब हम ठीक करना कोशिश करेंगे तो हमें अपने और से अपने तरफ से और रेंडमनेस बढ़ा के ही एफर्ट करनी पड़ेगी। अब तुम मैं अपनी जगह से हटा नहीं, यहां से छोड़ के जाऊंगा, अपनी एनर्जी लगाऊंगा, अपना एफर्ट लगाऊंगा, तो एफर्ट तो हुआ ना। फिर भी समझ में आई ये वाली बात, पता चला है बच्चा? तो यहां पर एंट्रोपी क्या है? स्टेट फंक्शन। द ग्रेटर द डिग्री ऑफ रेंडमनेस हायर इज द एंट्रोपी। एक बार अब इसको समझो। डेल्टा एस क्या है? S2 माइनस S1, दैट इज एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। और गैस की एंट्रोपी हमेशा सबसे ज्यादा रहेगी क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत रैंडम ऑर्डर में चलते हैं। फिर लिक्विड की और सॉलिड्स की सबसे कम, क्योंकि सॉलिड क्या है? आपस में जुड़ा हुआ ज्यादा है, रेंडमनेस कम है, मोशन कम है, रैंडम मोशन, तो उसका डिसऑर्डर भी कम है। क्लियर है? अब है एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है? देखो, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्यू ऑफ सिस्टम और रिवर्सिबल बाय टी। ये क्या है समझना? लेट अस कंसीडर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस let the system absorbs q amount of heat from the surrounding at temperature T। तो ये क्या कह रहे हैं? change in entropy of the system is equal to amount of heat energy absorbed divided by temperature। ये फॉर्मूला लिख लो, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या है? माइनस क्यू ऑफ सराउंडिंग बाई टी। माइनस क्यू, अगर सिस्टम ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी तो सराउंडिंग ने छोड़ी होगी। तो अगर किसी एक के लिए Q पॉजिटिव है सिस्टम के लिए, तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो नेगेटिव हुआ कि नहीं? हाँ जी, हुआ कि नहीं? ये बात समझ में आई है सबको? फिर बताने की जरूरत है कि अगर सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है तो सराउंडिंग ने रिलीज करी होगी। तो एक के लिए अगर जो नेगेटिव है तो दूसरे के लिए पॉजिटिव होगी, ऐसे ही रहेगा। तो टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग मिला जुला के नेट जीरो। क्लियर बात है बच्चे? ठीक है। एंट्रोपी चेंज इन irreversible process. Let us consider a system at higher temperature T1, ठीक है, and its surrounding at lower temperature T2। सिस्टम का टेम्परेचर कितना है? T1, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? T2। Let Q is the amount of heat goes irreversibly from the system to the surrounding। क्या हो रहा है? Q is the amount of heat goes irreversibly from the system to the surrounding। तो delta S of the system is equal to minus Q by T1, delta S of the surrounding is equal to Q by T2। ठीक बात है? तो हमारे पास देखो बच्चे, delta S of system is minus Q by T1, delta of surrounding is plus Q by T2। यही था ना? डेल्टा एस क्या था? चेंज इन एंट्रोपी। सिस्टम के लिए माइनस क्यू बाई T1, उसने एनर्जी रिलीज करी है, सराउंडिंग ने वो गेन कर ली तो प्लस क्यू बाई T2। टोटल चेंज सिस्टम प्लस सराउंडिंग Q by T1 Q by T2। तो क्या निकला? Q कॉमन T1 माइनस T2 बाई T1 इंटू T2। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंट था दोनों के लिए। सिस्टम अलग टेम्परेचर पे था, सराउंडिंग अलग टेम्परेचर पे था। क्लियर है ये? अगर अब यहां समझना, बट T1 इज ग्रेटर देन T2, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन T2, तो T1 माइनस T2 हमेशा पॉजिटिव निकलना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? ये किस केस के लिए ले रहे हैं हम ये बात कर रहे हैं, मान लो कि हमारे पास जो सिस्टम है वो गर्म है, हाई टेम्परेचर पे, उसने एनर्जी रिलीज करी तो चेंज इन एंट्रोपी इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज बाय टेम्परेचर। सराउंडिंग ने हीट एनर्जी गेन करी, कितनी? जितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई थी उतनी सराउंडिंग ने गेन करी, लेकिन सराउंडिंग ठंडे टेम्परेचर पे था, लोअर टेम्परेचर पे था, तभी हीट का ट्रांसफर हो सकता है, तो उसकी वैल्यू आई Q बाई T2। अब जब मैंने Q कॉमन लिया तो T1 माइनस T2 वाली वैल्यू आई। सिंस T1 इज ग्रेटर देन T2, तो यहां पर हमारे पास जो डेल्टा S की वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए कि नहीं? हेंस एंट्रोपी इंक्रीजेस इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है? ये हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने ये प्रूव कर दिया कि जो चेंज इन एंट्रोपी है, ओवरऑल टोटल चेंज, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स एक इरिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे मैंने वो पेन फेंकने वाला बताया था, उसमें हमेशा एंट्रोपी क्या होती है? ऐसे इंक्रीज ही करती है। क्लियर है? उसके बाद है एंट्रोपी चेंज
ड्यूरिंग फेस ट्रांजिशन। फेस ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है बच्चे? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, एक कन्वर्जन के टाइम पे। तो हमारे पास जब एंट्रोपी चेंज हो रही है फेस ट्रांजिशन में, द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड फेस ट्रांजिशन। तो डेल्टा एस ऑफ मेल्टिंग है जैसे, तो क्या होगा? एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। सॉलिड से लिक्विड हुआ है तभी मेल्ट हुआ है, तो फाइनल कितना हुआ? एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, which is equal to delta H of fusion by temperature. डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन बाय टेम्परेचर। क्यों? डेल्टा एच फ्यूजन किसके इक्वल होता है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी के। तो सीधा Q बाई टी के इक्वल हुआ कि नहीं? वो Tm मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, टेम्परेचर है बेसिकली। S ऑफ लिक्विड मोलर एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, S ऑफ सॉलिड मोलर एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। ठीक है। इवेपोरेशन के लिए क्या होगा? S ऑफ इवेपोरेशन माइनस लिक्विड, दैट इज डेल्टा एच ऑफ इवेपोरेशन बाय टी। टीबी क्या है बच्चा? टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। ठीक है ना, बॉइलिंग टेम्परेचर है। वहां पे जो टीएम था वो मेल्टिंग के लिए टेम्परेचर था। सब्लिमेशन के केस में क्या रहेगा? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन माइनस एंथैल्पी ऑफ सॉलिड, जिस टाइम पे था हमारे पास वेपर्स में, तो डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन बाय टेम्परेचर फॉर सब्लिमेशन। इसी के बेसिस पे अपने पास ये न्यूमेरिकल है जिसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट होंगी। इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे, हर बच्चा अटेम्प्ट करके आएगा एक बार यहाँ तक, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।